हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यह करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। लेकिन इसका नाम चेंज करके अब इंडिया फॉरेन पॉलिसी के नाम से हम ये लेसन करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम करेंगे फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस बनाती है ताकि उसके अपने नेशन ट्रस्ट पूरे किया जा सके। इस फॉरेन पॉलिसी का मेन मोटिव यही होता है कि दूसरे राज्यों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, उन्हें अपने अनुसार कैसे ढालना है, या फिर अगर ऐसा करना मुश्किल हो तो अपने व्यवहार को किस तरह से ऐसा करना है इन राज्यों के साथ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देश को लाभ पहुंचे। और यही फॉरेन पॉलिसी है और यह देश के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिचुएशन पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर ये दोनों ही तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडिया ने जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनाया तब इंडिया को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी और उस समय देश को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने का हो। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही से निकला था। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया था और नई नई कंट्रीज फ्रीडम पाकर सामने आ रही थी। और ऐसे समय में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी ताकि वह देश की प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए और डेवलपमेंट करने के लिए दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना सके। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी कि फॉरेन पॉलिसी को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल सिचुएशंस। देखिए, किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसके अनुसार वह देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो इसके नॉर्थ में चाइना, नॉर्थ वेस्ट में इस्लामिक देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और जिसके कारण इंडिया को इन देशों की पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। और अगर हम इसके साउथ को देखें तो इसका साउथ पानी से लगा होने के कारण भारत को अपनी नेवी पर भी काफ़ी उसको मजबूत रखना पड़ता है। और इस प्रकार से इंडिया को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। और अगर हम नेपाल या भूटान जैसी कंट्रीज की बात करें तो इन्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके जो बॉर्डर्स है वो समुद्र से नहीं लगे हुए हैं और इसलिए इन्हें नेवी की ज़रूरत भी नहीं होती है। सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कि फॉरेन पॉलिसी पर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डेवलप करने के लिए दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने थे और इन सब के लिए उसे अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। लेकिन उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, पूरा वर्ल्ड बहुत तेजी से दो ग्रुप्स में बट रहा था, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने पावरफुल कंट्रीज के अनुसार अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई, क्योंकि ये पावरफुल कंट्रीज उन्हें आर्थिक रूप से या सिक्योरिटी की दृष्टि से हेल्प करती थी या कर सकती थी। पूरा वर्ल्ड जिन दो ग्रुप्स में बट रहा था वो थे यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन इंडिया ने इन दोनों ही ग्रुप्स में शामिल ना होकर नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया। इंडिया ने कोल्ड वॉर से जो टेंशन, जो तनाव की स्थिति वर्ल्ड में आई थी उसे कम करने की कोशिश की और यूएनओ के साथ मिलकर पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपनी हेल्प दी ताकि विश्व में शांति को लाया जा सके। देखिए, इंडिया ने अपने आप को अमेरिका और सोवियत संघ के मिलिट्री अलायंस से दूर रखकर इंटरनेशनल इश्यूज में स्वतंत्र रवैये को अपनाया।
ताकि वह कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके और इन दोनों ही ग्रुप से हेल्प और असिस्टेंस मिल सके। और इन्हीं सब का इफेक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता है। थर्ड आता है इंडस्ट्रियल सोर्सेज एंड कैपेसिटी। देखिए, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी पर इंडस्ट्रियल सोर्सेज काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने देश में साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए डेवलप कंट्रीज पर काफ़ी हद तक निर्भर होती है। डेवलप कंट्रीज जो होती हैं वो इन देशों में अपनी इंडस्ट्रीज लगाती है, जिससे दोनों ओर लाभ पहुंचता है। ऐसे में चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो या फिर डेवलप कंट्रीज हो, ये दोनों ही प्रकार की कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते समय इन सब बातों का ध्यान में रखती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का वो विकास कर सके और उसे लाभ पहुंचा सके। जहाँ तक हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी अपने डेवलपमेंट के लिए फॉरेन हेल्प की ज़रूरत थी, और इसीलिए इंडिया को सभी देशों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना था। अब करते हैं हम मिलिट्री पावर। देखिए, अपनी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए हर कंट्री पावरफुल बनना चाहती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही पावरफुल कंट्री रही है, और दूसरी कंट्रीज इनकी मिलिट्री पावर की रिस्पेक्ट करती है और इनसे हथियार या फिर मिलिट्री हेल्प लेती रही है, और इसीलिए यह एक ऐसा फैक्टर है जो हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी। देखिए, इंडिया बहुत ही शांतिप्रिय देश रहा है, और इस पर अशोक और बुद्ध जैसी विचारधारा का प्रभाव रहा है, और यही शांतिप्रिय नेचर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलती है। इंडिया ने कभी भी किसी अन्य देश पर आक्रमण करने में पहल नहीं की, विश्व में शांति बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दिया है। इंडिया ने कभी भी किसी अन्य देश पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की। अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। देखिए, समय के अनुसार फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आता है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक सिद्धांत होते हैं जो किसी देश की पहचान होते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अधिकतर देश दो सुपर पावर में से किसी एक के ग्रुप में बहुत तेजी से शामिल हो रहे थे। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, और ऐसे में इंडिया के लीडर्स ने विश्व शांति को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए और देश का विकास करने के लिए इन दोनों ग्रुप में से किसी एक को ना चुनकर अपने देश को दूर रखने का डिसीजन लिया, और आज तक इंडिया इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का पालन करता रहा है, और इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देते हुए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। सेकेंड आता है प्रोटेस्ट रेसिस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रंग और नस्ल के आधार पर किए गए भेदभाव का विरोध करना। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रंग और नस्ल के आधार पर किए गए भेदभाव का विरोध करना भी शामिल है। जैसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका में नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसका विरोध किया था। थर्ड आता है कॉलोनियलिज्म का विरोध करना। भारत कई सालों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, और इसी कारण से यह कॉलोनियलिज्म की बुराइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, और इसलिए भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कॉलोनियलिज्म का विरोध करने को भी शामिल किया है, और भारत ने हमेशा उन देशों का साथ दिया है जो कॉलोनियलिज्म से छुटकारा पाना चाहते थे। फोर्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पंचशील की पॉलिसी भी शामिल है। अब ये पंचशील का सिद्धांत क्या है? इसका मीनिंग है बिहेवियर के 5 रूल्स, और इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश की सॉवरेनिटी का आदर करेगा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, और ना ही दूसरे देश के इंटरनल इश्यूज में इंटरफियर करेगा। इक्वालिटी और एक दूसरे के बेनिफिट की पॉलिसी का पालन करेगा, और इसके अलावा पीसफुली एक दूसरे के साथ व्यवहार करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने यह पंचशील ट्रीटी चाइना के साथ की थी, और जिसका नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में चाइना ने भारत पर जब आक्रमण किया तब इसका पालन उसने नहीं किया,
जबकि दोनों ही देशों को अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी में अ, और इंटरनेशनल रिलेशन में इसे लाना था, लेकिन इंडिया ने आज भी इस पॉलिसी को अपनाया हुआ है। फिफ्थ आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में बताए गए हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में कहा गया है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट आता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि जो स्टेट है वो इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेगा। सेकंड, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, कि देशों के बीच एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुली वो बिहेव किया जाएगा। थर्ड आता है फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, कि जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं या ट्रीटी की जाती है उनके लिए लोगों के मन में आदर भाव को लाना, एक रिस्पेक्ट को लाना। और फोर्थ आता है इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, झगड़े या विवाद होते हैं, उन्हें मीडिएटर के द्वारा हल किया जाए ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति को स्थापित किया जा सके। तो इस तरह से इंडिया ने इन सभी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का बेस माना है और अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।